नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग है वो दो चरणों में पूरी हुई थी। पहली 31,000 पदों के लिए और दूसरी 36,590 पदों के लिए। तो 36,590 पदों के लिए जो काउंसलिंग हुई थी उसमें अभी तक शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ था। अब विद्यालय आवंटन के आदेश जारी हो गए हैं और अतिशीघ्र विद्यालय आवंटन होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, सहायक अध्यापक गुणवत्ता अंक समान तो जन्मतिथि से आवंटित होगा स्कूल। शिक्षकों को 4 फरवरी तक ग्रहण करना होगा कार्यभार। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दूसरे चरण में चयनित 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालयों का आवंटन 25 व 27 जनवरी को होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय आवंटन के दौरान 2 अध्यापकों के समान गुणवत्ता अंक होने पर जन्मतिथि के आधार पर शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। उम्र में वरिष्ठता के आधार पर विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। जन्मतिथि भी समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में विद्यालय का आवंटन होगा। नवनियुक्त शिक्षकों को आवंटित विद्यालय में 4 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों को मिले गुणांक के आधार पर सबसे पहले विद्यालय का आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन के दौरान दूसरे क्रम में दिव्यांग पुरुषों को रखा गया है। सहायक अध्यापक भर्ती में मिले अंकों के आधार पर महिला अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन तीसरे क्रम पर किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के बाद पुरुष अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर विद्यालय का आवंटन होगा। पुरुष अध्यापकों को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय का आवंटन होगा। दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाओं के अतिरिक्त विशेष आरक्षण का लाभ पाने वालों को उनके गुणांक के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। सचिव की ओर से कहा गया है कि स्कूलों की सूची तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया जाए। नगरीय क्षेत्रों को सेवा के विस्तार के बाद ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हों उनको विद्यालय में न रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षक 4 फरवरी तक स्कूल ज्वाइन कर लें। सभी को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भेजने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कूल आवंटन की समय सारणी, नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए 25 व 27 जनवरी को जिलों में काउंसलिंग होगी। इसमें 5 अतिरिक्त शिक्षकों का भी स्कूल आवंटन होना है। साथ ही उन्हें स्कूल दिया जाए जिन्हें 22 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो दोस्तों, सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि 36,590 अध्यापक अभी तक बीएसए कार्यालय में सिग्नेचर करते रहे हैं और उनको अभी तक स्कूल आवंटित नहीं हुआ था। इससे छात्र ऊहापोह की स्थिति में थे कि कब विद्यालय आवंटित होगा और कब उनको स्कूल में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो 36,590 अध्यापकों का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। आप सभी को विद्यालय आवंटित होने वाला है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसके बाद अगली खबर है, अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए सभी विभागों में बने आंतरिक वित्त विभाग। शासन में बेहतर वित्तीय प्रबंधन व वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की तरह सभी प्रशासनिक विभागों में आंतरिक वित्त विभाग स्थापित करने की जरूरत बताई गई है। बड़े विभागों में स्वतंत्र आंतरिक वित्त विभाग की स्थापना तथा कई छोटे छोटे विभागों को मिलाकर वित्त प्रभाग स्थापित करने की सिफारिश की गई है। एकीकृत वित्तीय सलाहकार की हो तैनाती, बड़े विभागों में स्वतंत्र तथा कई छोटे विभागों का एकीकृत विभाग बनाएं।
विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति की सिफारिश। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस में पूछा कल्याणकारी योजनाओं का हाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 परीक्षा के तीसरे दिन सामान्य अध्ययन 3 व सामान्य अध्ययन 4 का पेपर हुआ। दोनों प्रश्न पत्रों में भी समसामयिक सवालों की भरमार रही। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक की खास योजनाओं पर ज्यादातर सवाल रहे। साथ ही अफसरों को दफ्तरों में जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है, मसलन भ्रष्टाचार आदि पर वे कैसे निर्णय लेंगे, यह भी पड़ताल की गई। कई प्रश्नों का उत्तर देने में अभ्यर्थी परेशान हुए तो कुछ का जवाब आसानी से लिख दे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। गरीबी व असमानता को कम करने की प्रमुख चुनौतियां क्या है? मेक इन इंडिया व स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार की व्याख्या कीजिए। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दीजिए। शासन की पारदर्शिता में सूचना का अधिकार अधिनियम की भूमिका। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? गीता का अनासक्त योग लोक सेवकों को क्या संदेश देता है? तो इस प्रकार के प्रश्न पीसीएस मेंस में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप जान रहे हैं कि पीसीएस जैसी परीक्षाओं में करंट अफेयर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और करंट अफेयर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो चाहे प्री हो या मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको समसामयिकी पर अधिक जोर देना रहता है। तो इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा प्रशिक्षण। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए अब शुरुआती प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह अहम फैसला लिया है। नए शिक्षकों को संस्थान परिचय के साथ विषय वस्तु, छात्रों के साथ व्यवहार, पढ़ाने का तरीका और शोध से जुड़ाव आदि से रूबरू कराया जाएगा। इसके साथ संस्थान में मौजूदा शिक्षकों के लिए पहले से चल रहे रिफ्रेशर कोर्स भी जारी रखे जाएंगे। यूजीसी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े इस प्रोग्राम का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे इंडक्शन एंड मेंटरशिप फॉर टीचर्स ऑफ हायर एजुकेशन नाम दिया गया है। विश्वविद्यालयों से इस पर 6 फरवरी तक राय मांगी गई है। इसके बाद इससे जुड़ी गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस में छाया बेईमानी भ्रष्टाचार का मुद्दा। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में संतुलित रहा सामान्य अध्ययन का तीसरा और चौथा प्रश्न। सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रश्न पत्र पिछले साल की तुलना में थोड़ा सीधा और सरल बनाया गया। एथिक्स पर आधारित चौथे प्रश्न पत्र में केस स्टडी का स्तर बेहतर हुआ है। नीरज सिंह, डायरेक्टर, जीएस वर्ड। तीसरे प्रश्न पत्र का स्वरूप तथ्यात्मक रहा है। पेपर आसान था। चौथे प्रश्न पत्र में एथिक्स आधारित प्रश्न पूछे गए। सवालों की प्रकृति सीधी और सरल थी। सवाल एक दूसरे से लिंकेज नहीं थे। कृष्ण कुमार सिंह, केस कंटेंट हेड, दृष्टि आईएएस। तो दोस्तों ये थी पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा की महत्वपूर्ण खबरें। इसके बाद विश्वविद्यालयों को रोजगार की गंगोत्री बनाना होगा। एनएसयूटी में नेताजी की 125वीं जयंती पर सिसोदिया ने एपीजे अब्दुल कलाम लेक्चर थिएटर शुरू किया है। इसके बाद अगली खबर है, दिव्यांगों ने कहा आरक्षण नियमों के तहत तय सीट पर नहीं हुआ चयन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर दिव्यांग आरक्षण की अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल 17वें दिन भी कड़ाके की ठंड के बीच जारी रही। दिव्यांग अभ्यर्थी 14 दिसंबर 2020 से लगातार धरने पर हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों के लिए 2760 सीट के सापेक्ष मात्र 1777 सीट भरे जाने को लेकर धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की ओर से कोर्ट में दिए शपथ पत्र को आधार मानते हुए 4% आरक्षण देने का नियम है, जबकि सरकार ने मात्र 2.5% में भी कम आरक्षण दिया है। धरने पर बैठने वालों में उपेंद्र मिश्रा, धनराज, शरद आदि
मौजूद रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड काउंसलिंग का इंतजार है, लेकिन अभी भी विवाद कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। दिव्यांग आरक्षण की यदि बात की जाए तो ये अभ्यर्थी काफ़ी दिन से कड़ाके की ठंड में और धरने पर बैठे हुए हैं। इन छात्रों की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। लोअर सब ऑर्डिनेट 2015 के कट ऑफ जारी, परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने 2.5 साल किया है इंतजार। कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 29 तक उपलब्ध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा 2015 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पदवार श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी कर दिया है। परीक्षा का अंतिम परिणाम 2.5 साल पहले जारी किया गया था। अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, स्मार्ट सिटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी होगी भागीदारी। संगम नगरी को स्मार्ट सिटी बनाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी पहली बैठक सोमवार को संभावित है। सड़क चौड़ीकरण के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर की दीवार तोड़ी जानी हो या प्रयागराज प्राधिकरण को स्मार्ट सिटी के लिए विश्वविद्यालय की कुछ जमीन की आवश्यकता हो, यह कमेटी इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी और कमेटी के प्रस्ताव पर ही आगे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद अगली खबर है, मेरिट लिस्ट हाईकोर्ट में तलब। अधिक मेरिट वाली महिला अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखने पर मांगा जवाब। ये मामला विज्ञापन संख्या 47 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला है। सहायक प्रोफेसर भर्ती में सामान्य और महिला वर्ग की अलग अलग मेरिट तैयार करने की मांग। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 47 के तहत आयोजित सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016 में चयन सूची बनाने में आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने चयन सूची तथा अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों का ब्यौरा तलब कर लिया है। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि आयोग ने जिन सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के अंक पुरुष अभ्यर्थियों के अंक से अधिक थे, उनको भी सामान्य वर्ग की महिला सूची में रख दिया गया है। इससे कम अंक पाने वाले महिला अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है। मोनिका गुप्ता व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एस डी सिंह की सुनवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।